दोस्तों, बड़े दुख से हम सभी को ये बताना पड़ रहा है कि हमारी धरती में आज बस ऐसे कुछ ही क्षेत्र बचे हैं जो इस धरती की शुद्ध वायु में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हो। और अगर बात करें वर्तमान समय में इस पूरी धरती पर ऑक्सीजन के सबसे बड़े उत्पादक की, तो अमेजोन के जंगलों का नाम इस सूची में सबसे टॉप पर आएगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि अफ्रीका में पाई जाने वाली अमेजोन रेन फॉरेस्ट न सिर्फ दुनिया के सबसे बड़े रेन फॉरेस्ट की सूची में शुमार है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वहाँ पर मौजूद पेड़ और पौधे ऑक्सीजन की ज्यादा से ज्यादा मात्रा वातावरण में रिलीज करते हैं, जिसके कारण ये वायुमंडल के लिए और अधिक फायदेमंद हो जाते हैं। लेकिन इन सभी बातों के अलावा क्या आपको पता है कि आज से करोड़ों साल पहले हुई एक तबाही ने जहाँ धरती पर से लाखों मासूम जीवों का सर्वनाश कर दिया था, तो वहीं दूसरी ओर उसी तबाही के कारण आज इंसानों के लिए सबसे बड़े वरदान के रूप में किसी नतीजे की तरह ये अमेजोन के रेन फॉरेस्ट मौजूद है। लेकिन एक भयानक तबाही इतने बड़े वरदान को जन्म कैसे दे सकती है, ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। और आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के ऊपर डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए चलिए शुरू करते हैं धरती के स्वर्णिम समय की एक और खूबसूरत यात्रा को। दोस्तों, यूँ तो हमारी धरती पर मौजूद अलग अलग समय के जीवन ने साढ़े चुने। ये एक उल्कापिंड द्वारा धरती पर घटित वही जनसंहार था जिसे इतिहास के सबसे मशहूर डायनासोर की पूरी आबादी को महज कुछ ही दिनों में मौत के घाट उतार दिया था। वो भी इतना तड़पा गई कि मास एक्सटिंक्शन भले ही विध्वंसक न रहा हो, लेकिन सबसे क्रूर बेशक यही था। अब जब भी इस उल्कापिंड के टकराव की बात आती है तो हमें सिर्फ डायनासोर्स के जीवन का ही खात्मा याद आता है, मगर सच्चाई तो ये है कि इसका असर सिर्फ चलने फिरने वाले जीवित प्राणियों में ही नहीं देखने को मिला था, बल्कि वनस्पति जीवन पर भी इसका एक बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था, जो तत्कालीन स्थिति के हिसाब से तो बड़ा ही विध्वंसक था। पर कहीं न कहीं उसी वनस्पति जीवन को हुए नुकसान के कारण आज हम इंसान कुछ बेहतर सांस ले पा रहे हैं। बात है आज से तकरीबन 67 मिलियन साल पहले की। ये वो समय था जब अभी तक किसी भी तरह का उल्कापिंड धरती पर नहीं टकराया था और डायनासोर अभी भी धरती पर संपूर्ण स्वतंत्रता से राज कर रहे थे। इस दौर में उन इलाकों पर जहाँ पर आज के समय में अमेजोन के जंगल मौजूद है, वहाँ पर कोनेफर्स जैसे पेड़ों की प्रजातियाँ उगा करती थी। अब आप में से जिन लोगों को ये नहीं पता कि कोनेफर्स असल में होते क्या है, तो उनके लिए बता दें कि ये पेड़ और पौधों की एक ऐसी प्रजाति होती है जो आमतौर पर लंबाई में तो बहुत ऊंचे होते हैं, पर इनका घनत्व बड़े ही न्यूनतम स्तर पर रहता है। उदाहरण के लिए सीडरस, पाइन्स, रेडवुड्स और यूज जैसे स्क्रीन पर दिख रहे सभी पेड़ कोनेफर्स की जीन्स का या तो हिस्सा होते हैं या तो इन पेड़ों के जीन्स कोनेफर्स से बड़ा मेल खाते हैं। अगर और ज्यादा गहराई में जाएं तो ये कोनेफर्स जिम्नोस्पर्म्स की कैटेगरी में आते हैं। अब पुराने दौर में क्या था कि उस समय के अमेजोन वाली जगहों में पेड़ों के पत्तों द्वारा इतना घनत्व उत्पन्न नहीं किया जाता था, जिससे सूर्य का प्रकाश सीधा जमीनी स्तर पर आ जाता था और उनसे इन जिम्नोस्पर्म्स को बढ़ने के लिए और फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल गया था। बॉटनी के हिसाब से स्पेशियस एनवायरनमेंट जिम्नोस्पर्म्स की ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, जिसके कारण ये हमेशा घनत्व वाले पौधे यानी कि एंजियोस्पर्म्स को डोमिनेट करके रखते हैं, खासकर वैसे इलाकों में जिनकी हम अभी बात कर रहे हैं। ऊपर से डायनासोर्स की उपस्थिति में अगर कभी ऐसा मौका आया भी कि एंजियोस्पर्म्स को अपनी आबादी बढ़ाने का मौका मिला हो, तो विशालकाय जीवों की उपस्थिति में ऐसा कभी संभव ही नहीं हो पाया, क्योंकि कारण साफ था कि जब भी घनत्व वाले पेड़ पौधे ज्यादा बढ़ने लगते थे तो अपनी भारी डाइट के कारण शाकाहारी डायनासोर्स उन घनत्व वाले पौधों को ही खाने लगते थे, जिससे उन्हें ना तो बढ़ने के लिए जरूरी वक्त मिला और ना ही वातावरण। लेकिन ये सभी परिस्थितियाँ एक ही झटके में उसी वक्त बदल गई जब धरती पर एक 12 किलोमीटर की चौड़ाई वाला उल्कापिंड आ गया। जैसे ही वो उल्कापिंड धरती की सतह से टकराया तो मानो संपूर्ण संसार में रेडिएशन और धूल की ऐसी सुनामी आ गई जो शायद ही जीवन की शुरुआत के बाद किसी भी जीवित प्राणी ने कभी देखी होगी। इसके अलावा पूरी दुनिया भर में शोक वेव की वजह से ऐसी सुनामियों ने दस्तक दी कि जिसको किसी भी दौर में इंसानों ने नहीं देखा होगा। इसके अलावा टकराव की वजह से उड़ती हुई धूल के कारण धरती के कई कोनों में इतनी मोटी डस्ट की परत जम गई कि सूर्य की किरणें उन क्षेत्रों में कई सालों तक पड़ी ही नहीं। और इन्हीं विध्वंसक घटनाक्रमों के परिणाम स्वरूप जमीन के ऊपर उपस्थित 75% आबादी नष्ट हो गई और वहीं 40% वनस्पति जीवन भी हमेशा हमेशा के लिए विलुप्त हो गया। इस बारे में हमने आपको अपनी ओरिजिनल इंफोटेनमेंट सीरीज हिस्टोरिकल ह्यूमैनिटी में बहुत ही डिटेल से बताया है, जो आपको लिटरली पूरे यूट्यूब में कहीं और नहीं मिलेगी। तो अगर आपको 4.5 बिलियन साल पहले से आज तक की सारे डिटेल के बारे में जानना है तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने हमारी वो सीरीज देख ली है तो जीवन को लेकर ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी जो आपको पता नहीं होगी। लेकिन कई हजारों साल बाद जब ये स्थितियाँ वापस से सामान्य होने लगी तो इस धरती ने कई रोमांचक बदलावों को अपने सामने होता हुआ देखना शुरू किया। जैसे डायनासोर्स की अनुपस्थिति में स्तनधारी जीव यानी कि मैमल संपूर्ण आजादी के साथ धरती के ऊपर घूमने लगे। और उसके बाद जीवन की शुरुआत कैसे हुई इसके लिए तो हमारी सीरीज है ही। जहाँ एक तरफ जीवन एक नए सिरे से पनप रहा था तो वहीं एक इलाका ऐसा भी था जहाँ एक नए स्वरूप की शुरुआत हो चुकी थी, और ये वही इलाका था जहाँ आज के दौर में अमेजोन के विशालकाय जंगल खड़े हुए हैं। ये वही क्षेत्र था जहाँ उल्कापिंड के टकराव से पहले कोनेफर्स जैसे जिम्नोस्पर्म्स अपना दबदबा बनाकर रखा करते थे। लेकिन उल्कापिंड के टकराव के बाद इस क्षेत्र का वनस्पति जीवन बहुत ही बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके कारण उस बड़े से जंगल के तकरीबन 60% पौधे या सामान्य भाषा में कहें तो आधे से ज्यादा कोनेफर्स तबाह हो गए थे और सब कुछ वापस से शुरू होने लगा था। मगर इस बार की परिस्थितियाँ कुछ और थी, क्योंकि इस बार ना तो घनी झाड़ियों को खाने वाले डायनासोर्स थे और ना ही वातावरण में पहले जितनी स्थितियाँ, जिसके कारण वातावरण पूरी तरह से निष्पक्ष हो गया था। और ये वो सुनहरा मौका था जब जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के बीच इस संघर्ष में कोई भी वातावरण का फायदा उठाकर बाजी मार सकता था। लेकिन थोड़े से भाग्य के सहारे की वजह से शायद प्रकृति
जिम्नोस्पर्म्स के पक्ष में ज्यादा झुक गई। अब इसकी वजह ये थी कि शुरुआती समय में जब धीरे धीरे आसमान खुलने लगा तो सूर्य की किरणें उतनी मात्रा में उस जगह पर नहीं पहुंच पा रही थी जितनी पहले के दौर में पहुंचा करती थी। और कुछ बायोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि जिम्नोस्पर्म्स को एंजियोस्पर्म्स से ज्यादा सनलाइट की आवश्यकता पड़ती है। जब यही स्थितियां परिवर्तित हुई तो सूर्य की किरणों के अभाव में घने घने एंजियोस्पर्म्स प्रजातियों के पेड़ों को उगने का बेहतरीन मौका मिल गया। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो सब संपूर्ण तेजी के साथ पनपने लगे और महज कुछ ही सालों में उस पूरे क्षेत्र में अपना दबदबा बना लिया। जब परिस्थितियां वापस से कुछ साल बाद सामान्य हुई और पर्यावरण ठीक पहले की तरह ही बन गया, तब वापस से जिम्नोस्पर्म्स दोबारा से अपनी पुरानी वाली डोमिनेशन को रिटेन नहीं कर पाई। और इसकी मुख्यतः दो वजहें थी। पहली वजह तो ये थी कि एंजियोस्पर्म्स जिम्नोस्पर्म्स के मुकाबले ज्यादा जगह लेते थे, जिसके कारण अच्छी खासी मात्रा में अपनी जगह बनाने के बाद जिम्नोस्पर्म्स के पनपने के लिए जंगलों के बीच पर्याप्त खाली जगह बची ही नहीं, जिससे वो पहले की तरह अपना साम्राज्य कायम नहीं रख पाई। ठीक इसी सिचुएशन में जिम्नोस्पर्म्स के साम्राज्य को दोबारा से स्थापित न कर पाने का दूसरा कारण था एंजियोस्पर्म्स का घनत्व। जैसा कि हमने अभी कुछ ही देर पहले ही बताया था कि जिम्नोस्पर्म्स को एंजियोस्पर्म्स के मुकाबले ज्यादा सूर्य की रोशनी की आवश्यकता होती है, पर जब जंगलों के बीच यही घनत्व बढ़ता गया तो जमीनी इलाकों पर उतनी सूर्य की रोशनी पहुंच ही नहीं पाई जितनी जिम्नोस्पर्म्स को उगने के लिए चाहिए होती है, जो एक महत्वपूर्ण कारण था कि क्यों वहाँ की परिस्थितियाँ वापस से आज से करोड़ों साल पहले की तरह नहीं हो पाई। ऊपर से जीवन पर पड़े इतने बड़े इम्पैक्ट की वजह से कई सालों तक डायनासोर जैसा कोई भी लंबा और ज्यादा खाने वाला जीव भी धरती पर प्रकट नहीं हुआ, जिसके कारण एंजियोस्पर्म्स के वर्चस्व को ठेस पहुँचाने वाला कोई भी जीव धरती पर कई सालों तक आ ही नहीं पाया। और इन एंजियोस्पर्म्स का राज तब तक इतना बढ़ गया है कि आज भी ये विश्व के सबसे बड़े रेन फॉरेस्ट के रूप में विराजमान है। लगभग 1 करोड़ साल तक इन जंगलों ने अपना पूरा समय लिया धरती के लिए अमूल्य सोना लगातार प्रोड्यूस करने में, और उसके बाद भी करोड़ों सालों तक ये अरबों जानवरों की भूख मिटाते रहे, उनको ऐसी ऐसी चीजें दी जिनकी वजह से उनके परिवार फल फूल जाएं। मगर इसके बावजूद जो करोड़ों सालों तक कोई भी जीव नहीं कर पाया, वही शर्मसार हरकत हम इंसान अपनी ही कब्र खोदने के लिए कर रहे हैं। ब्राजील के इन्हीं अमेजोन रेन फॉरेस्ट में आजकल इतनी ज्यादा पेड़ों की कटाई हो रही है कि डिफोरेस्टेशन रेट हर महीने एक नया रिकॉर्ड बना रही है। और आंकड़े इतने हैरान करने वाले हैं कि हम इंसानों ने महज कुछ ही सालों में तकरीबन 19% अमेजोन जंगलों को खो दिया है। अगर ये भयानक आंकड़ा ऐसे ही बढ़ता रहा तो यकीन मानिए हमारे पास सांस लेने के लिए भी कोई हवा नहीं बचेगी, क्योंकि दुनिया भर की ऑक्सीजन की ऑलमोस्ट 37% सप्लाई सिर्फ अमेजोन रेन फॉरेस्ट ही फुलफिल करते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि अगर यही 37% ऑक्सीजन का हिस्सा हमेशा हमेशा के लिए कहीं चला जाए तो इंसान सांस लेने के लिए कहाँ पर जाएगा, क्योंकि कार्बन एमिशन रेट तो हर साल बढ़ता ही रहेगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। इसलिए अगर हम लोग कार्बन के बढ़ने के स्तर को नहीं रोक सकते हैं तो हमें ऑक्सीजन को ही इतना बढ़ाना चाहिए कि हमें कभी भी इस जीवनदायिनी गैस के लिए चिंतित होना ही ना पड़े। और इसलिए वायुमंडल में संतुलन बनाने के लिए अब ये बहुत जरूरी हो गया है कि हर इंसान कम से कम एक पेड़ हर साल लगाए, ताकि हमारी आगे आने वाली 7 पुश्तों को भी उन भयावह चीजों की चिंता न करनी पड़े जिनके लिए हमें आज परेशान होना पड़ रहा है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो हमें नीचे कमेंट करके अगले टॉपिक का सजेशन जरूर दीजिएगा। इसके अलावा हमारी हिस्टोरिकल ह्यूमैनिटी की सीरीज को मिस करने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि वो एक ऐसा खजाना है जिसे हमारी टीम ने हफ्तों का टाइम इन्वेस्ट करने के बाद बनाया था। बाकी आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, हंसते रहे। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ।